वेलकम दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, पर कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, और इसके लिए आपको तीनों वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु पे अपना हक जताना क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा। एग्जाम्पल, कोई भी घर हो सकता है, कार, बाइक या कुछ भी हो सकता है जिस पे वो अपना हक जता सकता है, तो वो हो गया उसका प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, तो ये सब हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपका घर, बाइक, कार, ये सब आपकी क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो वो क्या हो गई? उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको एक स्मॉल डेफिनेशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको आपके मिड टर्म में 2 नंबर देके जाएगी। अगर आपको 2 नंबर का मिड टर्म की डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन जरूर लिखना। मैं आपको बता दूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन किसी भी व्यक्ति के माइंड की वह क्रिएशन, मतलब किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क के द्वारा क्रिएट किया गया कोई भी इनोवेशन, रिसर्च, आइडिया या डिज़ाइन जो कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, तो उसे क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहेंगे। और जब किसी भी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो कि दूसरे के लिए लाभदायक हैं, तो दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कि उसको चुराने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? राइट्स का उपयोग करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहेंगे। तो ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डेफिनेशन क्या होती है। राइट में सिर्फ आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैंने आपको बता दिया कि कोई भी व्यक्ति के मस्तिष्क के द्वारा निर्माण किया गया कोई भी आइडिया, इनोवेशन या फिर रिसर्च जो कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, वो क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। अब मैंने आपको ये बता दिया, तो इसके कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो ये ओनरशिप और ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ उसी व्यक्ति तक निर्धारित लगता है, और उसकी ओरिजिनलिटी मतलब शुद्धता को भी बनाए रखता है, और व्यक्ति के इनोवेशन को रिकॉग्नाइज और अथॉरिटी देने का काम करता है। मतलब उसको रिकॉग्नाइज करता है और अथॉरिटी भी देता है। आईपीआर उस व्यक्ति को फाइनेंशियल बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाता है। जब कोई अन्य व्यक्ति इसे चुरा नहीं पाएगा तो उसे क्या होगा? सिर्फ उसी व्यक्ति को लाभ होगा जिसका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब ये और लोगों को मोटिवेट करता है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि जब आप किसी इनोवेशन को क्रिएट करेंगे और उसका लाभ आपको होगा, तो कोई भी व्यक्ति आपको देख के मोटिवेट होगा कि यार, जब इसने कुछ इनोवेशन किया और इसका लाभ इसको हो रहा है, मतलब अगर मैं भी कुछ इनोवेशन करता हूँ तो उसका लाभ मुझे होगा। तो ये देखकर कई सारे लोग कुछ ना कुछ नया इन्वेस्ट करेंगे, और इससे देश के इकोनॉमिक कंडीशन में भी सुधार होगा। तो देखिए, इसके साथ 2 फायदे आपको मैंने बता दिया। मतलब इसके 2 ऑब्जेक्टिव मुख्य, जो कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगी और कई लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। किसके कारण? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कारण। और मैं आपको बता दूं तो ये राइट देता है रिसर्चर्स को, इंस्टीट्यूट्स को, जो कि अपने क्वालिटी कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे राइट्स दिए गए हैं, जैसे पेटेंट हो गया, आपका डिज़ाइन एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि यूट्यूब में आप लोग ने वीडियो डाले होंगे या गाने डाले होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि वहाँ से आपको कॉपीराइट मिल जाता है। और वो कॉपीराइट आपको क्यों मिलता है? क्योंकि वो किसी दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी और उसको आपने चुराया हो, तो उसीलिए आपको कॉपीराइट मिला है, जिससे कि सिर्फ उसी व्यक्ति को उसका लाभ हो। तो ये आप आसानी से समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और यहाँ से आपको 2 नंबर आपके मिड टर्म में पक्का मिलेंगे। देखिए, हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में भी जो है आपको 2 नंबर हिस्ट्री से आराम से देखने को मिलेंगे। आपके मिड टर्म में 2 से 3 नंबर हिस्ट्री के आसानी से आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो इसका जो फर्स्ट लॉ था, जो बनाया गया था, वो पेटेंट पर बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1474 को बनाया गया था। और कहाँ पर? तो वेनिस में बनाया गया था। वेनिस एक जगह का नाम है जो कि इटली में पड़ता है। ठीक है, इटली में पड़ता है, जिसका नाम है वेनिस। और फिर हम बात करते हैं तो पेटेंट एक्ट की बात करें तो पेटेंट एक्ट कब आया था, ये आपको पूछा जा सकता है। तो पेटेंट एक्ट आया था 1970 को। ठीक है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे, मतलब सुधार।
अमेंडमेंट मतलब होता है उसमें कुछ सुधार किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1999 को किए गए थे और 2002 को किए गए थे, मतलब इसमें 2 अमेंडमेंट किए गए थे। फिर हम लोग देखें डिज़ाइन, मतलब न्यू डिज़ाइन एक्ट कब आया था? तो इसमें 2 डिज़ाइन एक्ट आए थे, एक आया था न्यू डिज़ाइन एक्ट और एक आया था अर्लियर डिज़ाइन एक्ट। तो अर्लियर डिज़ाइन एक्ट पहले आया होगा, तो मैं बता दूं कि अर्लियर डिज़ाइन एक्ट 1911 मतलब 1911 में आया था, और जो न्यू डिज़ाइन एक्ट है वो 2000 में आया था, मतलब कि 2000 में आया था। अब ट्रेडमार्क की हम बात करते हैं। तो ट्रेडमार्क, इसकी मैं आपको पूरी हिस्ट्री के जो ये एक एक वर्ड है इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको 2 नंबर के लिए तैयार कर रहा हूँ कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं। तो ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था? तो 1999 को आया था। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, आपको 2 नंबर इससे पक्का मिलेंगे। और जो आपका ट्रेडमार्क मैंने आपको बता दिया कि 1999 को आया था। फिर हम लोग बात करें कॉपीराइट, कॉपीराइट एक्ट कब आया था? कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था, और इसमें कई सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं। तो मैं आपको अमेंडमेंट बता दूं तो इसमें कम से कम 5 से 6 अमेंडमेंट किए गए हैं। एक हुआ है 1983 को, एक हुआ है 1984 को, और एक हुआ है 1992, फिर हुआ है 1994, और लास्ट वाला जो हुआ है 1999 को हुआ है। और कॉपीराइट रूल्स से भी एक क्वेश्चन आता है, जो कि कब आया था? तो वो आया था 1958 को। देखिए कई टीचर इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि कॉपीराइट एक्ट कब आया था और कॉपीराइट रूल कब आया था। तो देखिए आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो कॉपीराइट एक्ट है वो आपका पहले आया होगा, तो मतलब कब आया होगा? 1957 में। और कॉपीराइट रूल जो कि आपको बाद में आया होगा, तो कब आया होगा? 1958 में। तो 1 साल का अंतर है, इसको आप लोग अपने हिसाब से और अच्छे से याद कर लेना। जो एक्ट है वो पहले आता है और जो रूल है वो बाद में आता है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको आप जीआई के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है ये एक्ट आया था 1999 को। और PPV&FR जिसको बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन एंड वैरायटी फार्मर्स राइट, शायद मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर्स राइट होता है वो। और एक्ट कब आया था इसका? तो 2001 में आया था। फिर हम लोग देखें तो नेशनल ब्यूरो डिज़ाइन एक्ट, फिर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, नेशनल बायोलॉजिकल डिज़ाइन एक्ट कब आया था? तो ये आया था एक्ट 2002 में। तो ये जो कुछ हिस्ट्री है इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। 2 नंबर आपको आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डेफिनेशन से मिलेंगे, और 2 नंबर आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से। तो लगभग आपको यहाँ पर आपके मिड टर्म के 5 से 6 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, और शायद इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और आई होप कि मेरे द्वारा समझाई गई जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जानकारी थी वो आप तक आसानी से पहुंची होगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।